हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर 1 का यूनिट 1 जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ये आपको फ्री बैच के तौर पर मैं दे रही हूँ और जितने भी वीडियोस अभी से आएंगे वो सब फ्री होंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स को बस आपको वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर साथ ही साथ में अपने नोट्स को बनाते रहना है। ठीक, अब इस वीडियोस में जो भी आपको मैं जूलॉजी में पढ़ाने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेड वे में, बहुत ही प्रिसाइजली वे में पढ़ाने वाली हूँ। जो मैं पढ़ाऊँ सिर्फ आप उतना ही अगर तैयार कर लेते हो तो आपका एक मेजर पार्ट आपके एग्जामिनेशन का कंप्लीट हो जाता है। आपके सीनियर्स हो गए, उन्होंने काफ़ी सारे नंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के उन्होंने पास किया है अपना 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, और उन्होंने मुझे बताया भी है कि दीदी मेरे 9 आए हैं CGPA, मेरे 8 CGPA आए हैं। ठीक है, सो बीएससी 6th सेमेस्टर के पेपर 1 जूलॉजी का यूनिट 1 है हमारा प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा। मतलब ये कि आपको प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, एंड देन सिलेंट्रेटा। तो दिस इज आवर क्लास 1। इफ आई टॉक अबाउट द होल टेबल ऑफ कंटेंट दैट इज इंक्लूडेड इन योर यूनिट 1, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोटोजोआ में दिया गया है यूग्लिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम। पोरीफेरा में आपको दिया गया है साइकन, एंड सिलेंट्रेटा में आपको दिया गया है ओबेलिया एंड ऑरेलिया। तो ये आपके 6 ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आपके यूनिट 1 में आपको दिया गया है। पहले मैंने जितना भी कुछ आपको पढ़ाया है काफ़ी इलाबोरेटिव वे में मैंने पढ़ाया था, हर एक चीज़ अलग, वीडियो मॉर्फोलॉजी की अलग, फिजियोलॉजी की अलग। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही हैंडी क्रिस्प नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ, जिससे आपका हर एक एग्जामिनेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। भले वो MSc का एंट्रेंस हो, आगे चल के TGT हो, PGT हो, आप काफ़ी आसानी से यहाँ से हर एक चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूग्लिना। तो सबसे पहले हम प्रोटिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, ये सभी क्योंकि प्रोटिस्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम प्रोटिस्टा के बारे में जानें कि एक्चुअली में प्रोटिस्टा के अंडर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा प्रोटिस्ट होता है ना वो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज यूकैरियोटिक? देखिए, जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वेल डिफाइंड मतलब क्या कि न्यूक्लियस के ऊपर आपको ना कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी। बट वहीं पर अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, प्लस अदर सेल ऑर्गेनिल्स भी जो होंगे ना वो भी डेवलप होंगे और उनके ऊपर भी आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल आपको नहीं दिखते हैं और यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आपको दिखते हैं। एंड मेजरली इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो यूकैरियोटिक है, दैट मीन्स कि दे ऑल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज द सेल ऑर्गेनिल। ओके, द सेकेंड थिंग इज दे आर यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर। ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय इनको बोला जाता है, देखा जाता है। कैसे? ये एक ही सेल से बने होंगे। जब मैं यूग्लिना की बात करूंगी ना तो वो एक ही सेल के अंदर पूरा उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, सब कुछ पूरी एक बॉडी में। ठीक है, वैसे ही मोनोसिस्टिस में सेम है, पैरामीशियम में सेम है, तो सब कुछ जो है वो एक ही सेल से बना हुआ है, हर एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है। लेकिन सम टाइम बिकॉज कि वो कॉलोनीज में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें मल्टी सेलुलर बोल दिया जाता है। मान लीजिए कि मैं एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले रही हूँ, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसका ये एक सेल है, फिर यहीं पर दूसरा सेल इसी स्पीसीज का आ जाए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 6th हो गया, 7th हो गया, तो ऐसे करके ये क्या बना दिए, ये बड़ा सा एक घेरा, ये एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना दिए, तो फिर इन्हें मल्टी सेलुलर बोल दिया जाता है। मल्टी मतलब क्या? मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे। यूनि मतलब क्या? सिंगल। तो सिंगल है तो यूनिसेलुलर, और बहुत सारे आ गए तो इन्हें हम मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। बट अगर मैं डिफाइंड वे में आपको बताऊं तो प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, इनके पास डाइवर्स फॉर्म और हैबिटेट होता है, मतलब इनकी विविध रूप भी होते हैं और विविध आवास भी होते हैं।
आप इनके रूप का पता ही नहीं लगा सकते हो, इनके रंग का। एक्चुअली आप रूप रंग इनका, एक बार आपने कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा से देख लिया तो आप नहीं सोच सकते हो कि अच्छा ये इस कलर का है तो दूसरा वाला जो इसमें स्पीसीज होगा वो भी इसी कलर का होगा, वो भी ऐसा ही दिखता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ आपके फॉर्म्स हो गए वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आवास की मैं अगर बात करूं कि ये कहाँ रहते हैं, तो इनके हैबिटेट इतने सारे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको प्रोटिस्ट के अंदर नजर आती है। फोर्थ है कि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से भी बना सकते हैं। ये दूसरों पे निर्भर रह करके विषम पोषी की तरह खाना खा सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। और ये मिक्सोट्रॉपिक मतलब कि मिश्रित पोषित भी हो सकते हैं, जिसमें दोनों ही तरीके से ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप दोनों का काम आप देखते हो। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये ऑटोट्रॉप होता है, मतलब ये कि खाना स्वयं बनाओ स्वयं खाओ। हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि खाना जो है वो आप दूसरे से ले रहे हो, ठीक है, किसी भी होस्ट से ले रहे हो, कोई भी है वो आपको खाना दे रहा है। मिक्सोट्रॉपिक में ऑटो प्लस हेट्रो इन दोनों का उपयोग करके आप खाना बना रहे हो। तो जो हमारा युगलीना होता है ना वो मिक्सोट्रॉपिक का यूज करता है, मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक, समझ में आया आपको प्रोटिस्ट के बारे में। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जो प्रजनन होता है, वो आपको यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से दिखाई देता है। प्रजनन लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी यहाँ पर हो सकता है। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट की मैं आपसे अगर बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्रोटिस्ट होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो मोटाइल होते हैं। उनमें क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। मोटाइल मतलब क्या होता है, गतिशील होना, कि एक ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो रही है। तो बहुत सारे जो प्रोटिस्ट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनमें मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है फ्लैजिला के द्वारा, शूडोपोडिया के द्वारा और सीलिया के द्वारा। सीलिया और फ्लैजिला क्या है, देखिए सीलिया ना बहुत छोटे छोटे थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन फ्लैजिला उनके कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। और शूडोपोडिया तो फॉल्स पैर होता है, ठीक है, फॉल्स फिट, जैसे कि आप एमीबा वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये तरीके के ऑर्गन्स का यूज करके ये मूव करते हैं। जैसे आपके पास आपके पैर हैं, आप उन पैरों का यूज करके आराम से चलते हो, वैसे ही ये सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया का यूज करके आराम से चलते हैं। सेवेंथ जो पॉइंट है प्रोटिस्ट के बारे में, ये इकोलॉजिकल रोल काफी ज्यादा प्ले करते हैं। कभी कभी ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर की तरह काम आते हैं, कभी कभी ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की तरह काम आते हैं, और कभी कभी ये डीकम्पोजर की तरह काम आते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि कभी कभी ये खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये खाना खुद ही बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सनलाइट वनलाइट का यूज करके ये खाना बना रहे हैं। कंज्यूमर में कभी कभी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बैठ के खाते हैं, तो वो भी एक भाई फूड चेन का एक पार्ट है। और डीकम्पोजर में ये डेड एंड डिकेइंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करके अगेन सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ठीक है। तो इनका इकोलॉजिकल रोल काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट पॉइंट कि प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक रेदर देन अ सिंगल इवोल्यूशनरी लीनिएज। ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्ट का देखा कि हाँ भैया चलो तुम जो हो ना वो तुम मोटाइल हो, तुम मूवमेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास फ्लैजिला है या सीलिया है या स्यूडोपोडिया है, तो तुम्हें मैं प्रोटिस्ट में रख दे रही हूँ। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं रखा जाता है। आपको एटलीस्ट इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक उस प्रोटिस्ट में नजर आने चाहिए, तभी जाकर के आप उस ऑर्गेनिज्म को रख पाओगे। तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस प्रोटिस्ट में नहीं रख सकते हो। आपको चाहिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, वो यूनिसेलुलर होने चाहिए, यूकैरियोटिक होने चाहिए, उनमें मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, फिर वो इकोलॉजिकल रोल प्ले करने चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ये बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उनको पूरा करो तब जाके हम तुम्हें प्रोटिस्ट में रखेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को आप ले करके ये नहीं बोल सकते हो कि इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमारे प्रोटिस्ट के साथ है, बिल्कुल नहीं। पहले बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे तब उनका इवोल्यूशन हम देखेंगे कि क्या ये प्रोटिस्ट के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटिस्टा। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर मेन पार्ट, दैट इज यूग्लिना। देखिए यूग्लिना के अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, वर्गीकरण की, तो उसमें सबसे पहले आप लिखिए फाइलम इज इक्वल टू प्रोटोजोआ, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ होता है, कल से मैं लिख करके लेके आऊंगी, आज बस थोड़ा सा देख लो आप। सब फाइलम इसका सार्कोमेस्टिगोफेरा होता है या फोरा, ठीक है, कल से मैं ये सब कुछ लिख के लाऊंगी। सार्कोमेस्टिगोफोरा
ठीक है। सुपर क्लास इनकी अगर मैं बात करूं तो मैस्टिगोफोरा होता है। ओके, देन उसके बाद इनका जो क्लास है वो फाइटोमेस्टिगोफोरा होता है। ओके, इनका ऑर्डर युग लिनीडा होता है। इनका जीनस जो है वो युगलीना होता है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मास्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा, ऑर्डर युगलिनिडा, जीनस इनका युगलिना, एंड मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो वर्डिस माना जाता है। तो उसकी बात एक्चुअली हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें केवल जीनस की चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आपको लिखना है तो आप स्पीसीज में वर्डिस जो है उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इनका क्या है, क्लासिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं थोड़े क्लासिफिकेशन की, तो फाइलम प्रोटोजोआ, जिसे कि आप प्रोटिस्टा भी बोलते हो, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटिस्टा एंड जो आपका प्रोटोजोआ है ये दोनों ही सेम है। ठीक है। सार्कोमेस्टिगोफोरा, सबसे पहले मैं बताऊं कि मेस्टिगोफोरा मतलब क्या होता है। मेस्टिगोफोरा में जो मेस्टिगो है वो लिया गया है आपके ग्रीक वर्ड मैक्सटिक्स से। ठीक है, किससे लिया गया है, मैस्टिक से, जिसका मतलब होता है विप, और फेरिन मतलब होता है बियर, टू बियर। फेरिन मतलब क्या होता है, टू बियर, मतलब कि विप लाइक स्ट्रक्चर जिसने बियर किया हुआ है उसे हम मास्टिगोफोरा में रखते हैं, और विप लाइक स्ट्रक्चर हमारा फ्लैजिला का होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला को मतलब जो हमारा युगलिना है वो क्या किया है, धारण किया हुआ है। आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज, ठीक है, ये फ्लैजिला है। तो मास्टिगोफोरा आपको समझ में आया। वैसे ही फाइटोमास्टिगोफोरा में जो फाइटो वर्ड है ये आपके प्लांट को डिनोट करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, मतलब ये कि वो ग्रीन कलर का है और वो खुद का खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना रहा है। इस वजह से हमारा जो क्लास होता है उसमें हमने यूग्लिना को फाइटोमेस्टिगोफोरा में रखा हुआ है। दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट की तरह अपना खाना स्वयं बना रहा है और उसके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजिला जो उसे मूव करा रहा है। आप ब्यूटीफुली समझो इसको कि प्लांट एंड एनिमल अलग होते हैं। क्या हमारा जो प्लांट है वो हिलडुल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारा जो एनिमल है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। ये प्लांट की तरह खाना भी बना रहा है और ये एनिमल की तरह मूव भी कर रहा है। दैट्स वाई हम यूग्लिना को एक कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं अपने प्लांट एंड एनिमल के बीच का। गेटिंग माई पॉइंट? यूग्लिना इज नन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये कुछ चीजें हमें कहाँ से जानने को मिली है? हमें जानने को मिली है इनके क्लासिफिकेशन से। कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर की बात करने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले समझिए यूग्लिना। यूग्लिना मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और ग्लीना मतलब होता है क्या? आई बॉल। तो जिसके पास ट्रू आई बॉल है या ट्रू आई प्यूपिल है उसे हम युगलीना कहते हैं। ट्रू मतलब क्या कि एकदम सच्चा वाला, उसके पास आंखें हैं, आई बॉल है उसके पास, तो इसी को हम युगलीना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? युगलीना वर्डिस जो है ना ये एक सॉलिटरी, ठीक है, सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट ये ऑर्गेनिज्म होता है। सॉलिटरी मतलब क्या? अकेले रहता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बना ले रहा है। फ्री लिविंग है, जब जरूरत नहीं है तो आराम से अकेला जीता है, और फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। साथ ही साथ ये फ्लैजिलेट होता है क्योंकि इसमें आपको ये बड़ा सा फ्लैजिला दिखाई देता है जो इनको हेल्प करता है घूमने फिरने में। ओके, चलिए अब इनके स्ट्रक्चर की मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो एक ओवल शेप में बना रही हूँ, ठीक है। अंडे का जो शेप होता है ना उसे हम ओवल शेप बोलते हैं। मैंने इस ओवल शेप को इधर से और इधर से खींच दिया तो देखो आप युगलीना का शेप बन जाएगा। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि युगलीना का शेप होता है इलोंगेटेड
ओवल शेप। कैसा शेप होता है? इलोंगेटेड ओवल शेप। अब इनके स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल से बना हुआ है, मैंने क्या बोला सबसे पहले कि ये यूनिसेलुलर है ना, क्योंकि ये प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ में पाया जा रहा है, तो ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल से बने हैं। तो सिंगल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, हम उनकी बातें करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें पाया जाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ कि बीच में एक आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। ठीक है, देन उसके ऊपर आपको न्यूक्लियोलस के ऊपर ये न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी है और न्यूक्लियस भी है, प्लस इसके अगर बगल में आपको ऐसे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रहा है ना। तो इनके पास क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई इन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर में आपको इनकी बॉडी के क्या दिखा? न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आता है बॉडी में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको न्यूक्लियस से ही निकलता हुआ दिखाई देता है, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साथ ही में दिखाई देता है। ओके, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पर्पल वाला। ठीक, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें अभी तक दिखाई दी? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यहाँ पर है आपका गोल्गी एपरेटस, ये रहा। ओके, देन आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इधर किनारे किनारे दिखाई देगा। आपको फ्लैजिला दिखाई देगा। स्टिग्मा, आई स्पॉट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे युग्लिना में। आई स्पॉट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये आपको दिखाई देगा। फिर उसी आई स्पॉट के पास आपको फोटो रिसेप्टर्स दिखाई देंगे, क्योंकि यही फोटो रिसेप्टर्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट जो है ना, उसको होता है ना, स्टिमुलाई मिल रहा है तो हम उसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो फोटो रिसेप्टर लाइट को कैप्चर करेंगे एंड देन उसे क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे एंड आई स्पॉट जो है वो उधर देखेगा। एम आई क्लियर विद द होल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिया हुआ है? नाउ मैं इनमें कुछ ऐड करती हूँ, ऐड ऑन करती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युग्लिना जो है ना, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देगा, दैट इज ब्लिफरोप्लास्ट। ठीक है, ब्लिफरोप्लास्ट आपको यहीं पर दिखाई देगा, ये। ठीक है, ये आपके ब्लिफरोप्लास्ट होते हैं इसमें। उसके अलावा पैलिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये पैलिकल की लेयर होती है। ठीक है, ये पैलिकल की लेयर होती है। पैलिकल की लेयर सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन की रहती है। क्या बोला मैंने? पैलिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पैलिकल है ये, तो पैलिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि अभी काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है जितना है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब चलते हैं, चीजें पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें कौन कौन सा काम कर रही हैं। सबसे पहले शेप की मैं बात करूँ युग्लिना के, तो मैंने आपको बताया कि ये इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये इलोंगेटेड होते हैं, और स्पिंडल लाइफ भी आपको दिखाई दे सकते हैं ओवल शेप के। ओके, देन उसके बाद पैलिकल मैंने आपको लेयर बताई थी, है ना। पैलिकल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। जो बॉडी होती है युग्लिना की, वो एक एनवलप से क्या होती है? कवर होती है, जो कि थिन होती है, इलास्टिक होती है और टफ भी होती है। तो ये पैलिकल आपको ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीनीथ दिखाई देगा। फ्लेक्सिबल होती है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ओके, समझ गए? तो पैलिकल फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग है, मेड अप ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप। किससे बना होता है? प्रोटीन के स्ट्रिप से बना होता है। एंड जो प्रोटीन स्ट्रिप है वो अरेंज होता है हेलिकल पैटर्न में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे हेलिकल पैटर्न में आपको जो प्रोटीन स्ट्रिप्स हैं वो लगी हुई दिखाई देंगी। और ये क्या प्रोवाइड करती हैं? तो ये युग्लिना को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं। संरचनात्मक, एक मिनट, संरचनात्मक जो है ना, समर्थन प्रदान करती हैं जो युग्लिना है वो। संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है जो पैलिकल होता है वो।
देन द नेक्स्ट इज योर फ्लैजिला, लॉन्ग होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ये, प्लस ये मूवमेंट में काम आता है। इमर्जिंग फ्रॉम अ रिजर्वायर कॉल्ड द रिजर्वायर, ठीक है, तो रिजर्वायर से ये आपको निकलते हुए ये जो फ्लैजिला है वो दिखाई देता है। ठीक है, फ्लैजिला आपको समझ में आया किससे बना होता है ये, तो इसको अगर मैं बताऊं तो ये एक्सो, फ्लैजिला किससे बना होता है, एक्सो नीमा, नीम या फिर एक्सोनीम, हाँ एक्सोनीम ही बोलते हैं इसको, तो एक्सोनीम से ये बना होता है। देखिए, दो फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं दो टाइनी ग्रेन्यूल से, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, तो ब्लिफेरोप्लास्ट से आपको दो फ्लैजिला जो हैं वो निकलते हुए दिखाई देते हैं, यही इनके स्ट्रक्चर की बात है। उसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना मिक्सोट्रॉपी दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यूग्लिना में आपको मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस प्लांट की तरह, जो पौधे होते हैं उनकी तरह ये प्रकाश संश्लेषण करके भी खाना बना लेता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराएगा। साथ ही साथ में ये एनिमल के तरह ना क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम मिक्सोट्रॉपिक इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, जहाँ ये प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक का काम भी करते हैं और ये एनिमल की तरह हेटरोट्रॉपिक भी रहते हैं। ठीक है, दिस डुअल एबिलिटी अलाउ यूग्लिना टू थ्राइव इन अ डाइवर्स इकोलॉजिकल नीश। तो मैंने अभी बताया था कि जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अभी आप यूग्लिना का देखो, मन किया तो प्लांट की तरह खाना बना लिया, मन किया तो एनिमल की तरह हमने खाना किसी से ले लिया। तो ये किसी भी हैबिटेट में बड़ी आसानी से रह लेते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी सनलाइट मिल रही है तो खाना बना लिया, नहीं मिल रही है तो किसी से ले लिया। तो इस मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा शो करते हैं, बहुत किसी भी डाइवर्स इन्वायरमेंट में आपको ये दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप यूग्लिना को देखोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट शेप एंड साइज के यूग्लिना दिखेंगे। बेसिकली आपको ये इलोंगेटेड ओवल शेप के ही दिखाई देते हैं विद द फ्लैजिला, एंड जहाँ से फ्लैजिला मतलब निकल रहा होता है, अराइज हो रहा होता है, वहीं पे आपको आई स्पॉट भी दिखाई देता है, वो भी ट्रू आई स्पॉट। ठीक है, चलो उसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फोटोसिंथेसिस करने का। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विद इन इट सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए यूग्लिना की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है यूग्लिना में वो रिच होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में, एज वेल एज उनमें कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, जो कि उन्हें हेल्प करता है कि वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करें और उन्हें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। और लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो पूरा प्रोसेस चलता है उसमें वो फॉर्मेशन करते हैं शुगर का, डेट इज ग्लूकोज। जैसे कि हमारा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इनका स्टोर्ड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो यूग्लिना अपना जो खाना है उसको पैरामाइलम, ठीक है, पैरामाइलन जो है उस रूप में ये स्टोर करते हैं। प्लांट तो स्टार्च के रूप में करते हैं, लेकिन यूग्लिना जो है वो पैरामाइलन के फॉर्म में जो खाना है उसे क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टार्च से ही सिमिलर है। ठीक है, पैरामाइलन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि स्टोर्ड प्रोडक्ट क्या होता है हमारे यूग्लिना में, तो पैरामाइलन रिजर्व फूड सोर्स के तरह काम आता है। और जब लाइट नहीं रहती है, जब सनलाइट नहीं रहती है, तो यही स्टोर्ड फूड जो यूग्लिना है ना उसका ये यूटिलाइजेशन करता है। जो स्टोर करके रखा होता है पैरामाइलन को, जब लाइट नहीं मिल रही है तो इसी को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा, और ये आराम से अपना न्यूट्रिएंट वहां से ले लेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, क्लोरोप्लास्ट है ना, इस वजह से। ओके, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके अलावा मूवमेंट अगर मैं बात करूं तो यूग्लिना में मूवमेंट जो होती है वो लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिला के द्वारा होती है, जो कि रिजर्वायर से निकला होता है, ब्लिफेरोप्लास्ट भी आप बोल सकते हो। जो फ्लैजिला है वो यूग्लिना को अलाउ करता है मूव इन अ कैरेक्टरिस्टिक स्पाइरल वे में भी ये मूव कर सकते हैं, जिसे कि हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं, और ये हेलिकल पाथ में भी आराम से वाटर में मूव कर सकते हैं।
तो इनमें जो लोकोमोशन होता है वो दो टाइप का होता है, जो मूवमेंट है, जो लोकोमोशन है वो दो टाइप का होगा। एक फ्लैजिलर मूवमेंट होगा जो कि फ्लैजिला से देखने को मिलेगा, और एक यूग्लेनॉइड मूवमेंट होगा जो कि पैलिकल की वजह से आपको देखने को मिलेगा। जो पैलिकल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, उसकी वजह से जो मूवमेंट होगा, जिसे कि आप यूग्लेनाइड मूवमेंट कहोगे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट होता है जो कि यूग्लिना में और कुछ अनदर प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। इसमें ना पेरिस्टालिसिस वेब के जो पास होती है वाटर में, उसी से ये ऐसे रेंगते हुए, लाइक मैं बताऊं तो वॉर्म लाइक, जैसे जैसे कीड़े रुको मैं बता रही हूँ, अर्थ वॉर्म जैसे रेंगते हैं ना, वैसे ये रेंगते हुए आपको नजर आएंगे। तो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक फ्लैजिलर जो कि फ्लैजिला से हो रहा है, और यूग्लिनॉइड जो है वो पेलिकल के द्वारा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ जो नेक्स्ट हमारा थिंग है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। देखिए, यूग्लिना के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि उनको हेल्प करता है वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में, जिसमें वो एक्सेस जो पानी होता है उसको इसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से बाहर पंप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पानी में रह रहे हैं, तो अगर एक्सेस वाटर हो गया तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो पानी है वो बॉडी में ना रहे और वो बाहर निकलता रहे, तो उसके लिए जो हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पंप होता रहता है, जिससे कि पानी आराम से बाहर निकल जाता है और बॉडी में वाटर जो है वो बैलेंस रहता है। ये जो एडेप्टेशन है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे यूग्लिना में, क्योंकि ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है बहुत सारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पर यूग्लिना आप रहते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए यूग्लिना में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसा कोई एडेप्टेशन नहीं होता, तो जहाँ पानी ज़्यादा हुआ, पानी आप बॉडी में घुसा यूग्लिना के और वो एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और उसकी वजह से यूग्लिना मर गया। तो ये एडेप्टेशन और मिक्सोट्रॉपिक एडेप्टेशन जो है, मिक्सोट्रॉपिक एंड प्लस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इन दोनों का एडेप्टेशन हमारी यूग्लिना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जीने के लिए। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज आई स्पॉट। आई स्पॉट यूग्लिना में जो पाया जाता है उसे हम स्टिग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? स्टिग्मा भी कहते हैं। ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिल है जो कि हेल्प करता है हमारे यूग्लिना को डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए कि किस साइड में मुझे जाना है। जैसे हम लोग की आंखें होती हैं, तो अगर अंधेरे में आपको छोड़ दिया जाए तो आप ठीक से नहीं चल पाओगे, लेकिन अगर लाइट का सोर्स कहीं से भी आ रहा हो तो आप उस डायरेक्शन में चलते जाते हो। तो वैसे ही जो हमारा स्टिग्मा या आई स्पॉट हमारे यूग्लिना में होता है, ये डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है और लाइट की इंटेंसिटी को भी ये पता लगाता है कि कितनी तीव्रता है और क्या दिशा है, उस तरीके से वो मूव करेगा अपने फ्लैजिला का यूज करके। तो आई स्पॉट क्या है? लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिल है। जो आई स्पॉट है ये यूग्लिना को एग्जिबिट करता है, फोटोटैक्सिक बनाए रखता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यूग्लिना फोटोटैक्सिक है? बिल्कुल है। वो अपने आप को क्या करता है ना कि लाइट के अनुकूल वो अपने आप को उसी तरीके से मुड़ा देता है। ठीक है, अगर किसी तरफ से लाइट आ रहा है तो यूग्लिना भी उसी तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रीसेंस में उसे क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करना है, उसे अपना खाना बनाना है। जहां लाइट मिला उसने उस डायरेक्शन में वो गया, उसने खाना बनाया, पैरामाइलम के रूप में उसे स्टोर किया और निकल लिया। फिर जब लाइट मिली ना मिली कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर फूड तो मैंने रखा हुआ है, मैं खा लूंगा जब भी मन करेगा। तो इस तरीके से इनका आई स्पॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूग्लिना का आई स्पॉट देखना है तो देखो यहाँ पर है। मैं बार बार बता रही हूँ, कभी भी स्ट्रक्चर बनाना होगा तो जब भी यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, तो आई स्पॉट वहीं रखना जहां से फ्लैजिला निकालना। जहां से फ्लैजिला निकालोगे ना, आई स्पॉट वहीं पे बनाना। ओके, और सेंटर में न्यूक्लियस बना देना। बहुत इजी होता है स्ट्रक्चर, इसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो आई स्पॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सब कुछ बना दिया और आई स्पॉट भूल गए। ठीक है, तो ये रहा आई स्पॉट। उसके बाद आपको लार्ज फ्लैजिला दिखाई देगा, शॉर्ट फ्लैजिला। मैंने बताया था कि ब्लीफेरोप्लास्ट से ब्लीफेरोप्लास्ट से आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो फ्लैजिला निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो फ्लैजिलम जो है, एक शॉर्ट होगा और दूसरा वाला क्या होगा? थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो शॉर्ट वाला देखो एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, दोनों निकल कहाँ से रहे हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट से। फिर आपको आई स्पॉट की जगह फोटो रिसेप्टर्स भी दिखाई देंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपने देखा, क्लोरोप्लास्ट,
साइटोप्लाज्म पूरा भरा होगा, पेलिकल की लेयर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, सब कुछ मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको ये सभी के सभी डायग्राम्स अपनी कॉपी में बना करके आना है अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम रेस्पिरेशन की सबसे पहले बात करेंगे। रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस के साथ ही साथ एडिशन में हम देखते हैं कि युगलिना जो है एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है लाइट की एब्सेंस में। मतलब ये कि अगर इन्हें प्रकाश नहीं मिल रहा है, प्रकाश की अनुपस्थिति में ये एरोबिक श्वसन करते हैं। व्हाट इज एरोबिक श्वसन? ऑक्सीजन के प्रीसेंस में ये क्या करते हैं, आराम से सांस लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन, जो पेलिकल लेयर थी, क्या बना दिया मैंने, ठीक है, वेट, ठीक है, ये जो पेलिकल की लेयर है, ये पेलिकल की लेयर हेल्पफुल होती है डिफ्यूजन के लिए, और ये डिफ्यूजन के थ्रू ही, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करना, जो ऑक्सीजन है उसका या फिर किसी भी आयन मॉलिक्यूल सब कुछ का। तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी में, युगलिना के बॉडी में जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो एंट्री लेगा और कार्बन डाई जो ऑक्साइड होगा वो बाई प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन तो यही होता है ना कि ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर गया और मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो खाना है वो बन रहा है। मस्त, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाय यूजिंग द पेलिकल, जो युगलिना है वो रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस आपको, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपको युगलिना में दिखाई देता है, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, मैंने पहले ही बताया कि प्रोटिस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है। हमारा युगलिना एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक हमारा युगलिना है, ठीक है, ये हमारा युगलिना है, इसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन में 2 युगलिना बनेंगे, फिर यहाँ से 4 युगलिना बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, ऐसे करके युगलिना जो है वो टूटते जाएंगे और बनते जाएंगे। याद रखना है कि युगलिना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी फिजन का उपयोग करता है, जहाँ पर बहुत सारे डॉटर सेल्स आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। फिर एक अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं कुछ, उनमें युगलिना सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के प्रोसेस से युगलिना जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, और हालांकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमन जो है ना वो नहीं दिखाई देगा, कम आम बात है ये, सबसे ज़्यादा बाइनरी फिजन से दिखाई देगा। कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर साथ नहीं दिया इनका इन्वायरमेंट, तो फिर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द कंजुगेशन प्रोसेस। कंजुगेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लाइक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ये आम बात नहीं है, ठीक है, कम ही आपको ये कंजुगेशन जो है वो हमारी युगलिना में देखने को मिलेगा। समझ में आया? एंड उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सेज, जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारे युगलिना दिखाते हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे कि युगलिना जो है वो रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी दिखाता है। मैंने पढ़ाया आपको कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट लेकर के आ गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लेकर के आ गया, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। ये ऑल्टर कर सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द लाइट, कि लाइट की अवेलेबिलिटी रही तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, नहीं रहा तो हम एनिमल की तरह एब्जॉर्ब। मैंने पढ़ाया कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दीज टू आर द रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द युगलिना, ठीक है। तो यही था युगलिना के लिए, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, दैट इज़ इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा आप मत जाइएगा कहीं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो फिर और अच्छे से ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और डेली आप अपनी क्लासेस अटेंड करने आ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।